नमस्कार। डॉक्टर वेदवती देवांगन, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, BCS PG कॉलेज धमतरी। आज हार्ट्रे की मोनेटरी थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल या हार्ट्रे का व्यापार चक्र का सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। अभी तक व्यापार चक्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरती है, इसका व्यापक अध्ययन हम कर चुके हैं। किंतु उन अनेक साधनों तथा परिस्थितियों के कारण चक्री जो उतार चढ़ाव जो होते हैं, उनके बारे में अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया गया है। कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके लिए बाह्यजात और अंतर्जात दोनों दायी होते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि व्यापार चक्र के लिए मुद्रा तथा गैर मुद्रा कानून से उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांतों की कड़ी में व्यापार चक्र के लिए विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। व्यापार चक्र की विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर R.G. हार्ट्रे ने किया है। वे मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र उत्पन्न होता है वह मौद्रिक घटनाओं के कारण होता है। ये मौद्रिक घटनाएं अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में बैंक साख का विस्तार होता है, और मुद्रा की मात्रा कम होती है तो अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव आते हैं। अब यह प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अर्थव्यवस्था में विस्तार और संकुचन कैसे उत्पन्न होती है। इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने या प्रोफेसर हार्ट्रे ने निम्न तत्वों को उत्तरदायी माना है। पहला नकद कोष, दूसरा आता है मुद्रा की प्रवाह, और तीसरा आता है सस्ती ब्याज दर की नीति। तो पहला हम देखते हैं नकद कोष की मात्रा। यदि बैंकों के द्वारा नकद कोष की मात्रा में अधिक हो जाता है तो सरल साख नीति अपनाते हैं और अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हैं। यदि नकद कोष की मात्रा में कमी आती है तो कठोर साख नीति अपनाकर अर्थव्यवस्था में संकुचन की परिस्थितियां लाई जाती है। नकद कोष में वृद्धि और कमी के कारण ही अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव उत्पन्न होने लगता है। प्रोफेसर हार्ट्रे ने दूसरा जो तत्व माना है वो है मुद्रा की प्रवाह। व्यापार चक्र के कारण कई बार ऐसा होता है कि यदि मुद्रा की प्रवाह जितनी अधिक होगी, है ना, अर्थात ये कहा जाता है कि यदि मुद्रा की प्रवाह में परिवर्तन होता है तो अर्थव्यवस्था में कुल व्यय की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था का विस्तार होने लगता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक होता है तो इसके लिए बैंक जो प्रोफेसर हार्ट्रे ने जिसका तीसरा कारण दिया है कि सस्ती ब्याज दर नीति, तो मुद्रा की प्रवाह अधिक होने के कारण बैंकों के द्वारा सस्ती ब्याज दर की नीति अपनाती है, जिससे व्यापारी वर्ग जो होते हैं वो सरल ब्याज के कारण या सस्ते ब्याज के कारण अधिक ऋण लेते हैं और अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हैं। इधर ब्याज दर महंगी होती है तो बैंक कठोर नीति को अपनाकर अर्थव्यवस्था में ऋण को कम करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था संकुचन आती है और व्यापार चक्र उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार इन तत्वों के आधार पर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। अब प्रोफेसर ये मानते हैं कि ये जो व्यापार चक्र उत्पन्न होता है इन तत्वों के द्वारा वह कितनी अवस्थाओं के लिए होती है। तो इन्होंने अपने व्यापार चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इनमें से पहला आता है समृद्धि या विस्तार की अवस्था। जब बैंकों के द्वारा सस्ती साख मुद्रा की नीति अपनाई जाती है तो सस्ती ब्याज दर के कारण व्यापारिक वर्ग अधिक ऋण बैंकों से लेने लगते हैं, जिससे स्टॉक मात्रा में वृद्धि होती है और वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है। मांग बढ़ने से अधिक वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होने लगते हैं, जिसके कारण रोजगार आय में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में समृद्धि या विस्तार होने लगता है। दूसरी अवस्था होती है
कि जब समृद्धि की अवस्था के बाद दूसरी जो अवस्था में प्रतिसार या सुस्ती आती है, इसके लिए प्रोफेसर हार्टे मानते हैं कि जब बैंकों के द्वारा सस्ती साख नीति अपनाई जाती है तो बैंकों की साख का विस्तार होता है, लेकिन नगद कोष में कमी आने से व्यापारियों में दी गई ऋण की वापसी करने के लिए दबाव बनाते हैं, अर्थात कठोर साख नीति को अपनाया जाता है और ब्याज दर को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण व्यापारिक वर्ग अपनी स्टॉक कम करते हैं। कम करने से उत्पादन में कमी होती है और उत्पादन में कमी होती है तो रोजगार और आय में भी इस कमी आने लगती है और अर्थव्यवस्था में प्रतिसार या सुस्ती प्रारंभ हो जाती है। सुस्ती प्रतिसार के बाद तीसरी जो अवस्था में प्रवेश कर जाती है अर्थव्यवस्था, वो है मंदी की अर्थव्यवस्था। जब बैंकों के द्वारा साख की मात्रा में अत्यधिक संकोचन से व्यापारियों को ऋण लेने में कठिनाई होती है और व्यापारियों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का स्टॉक की मांग में कमी कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में साख संकुचन के कारण कुल व्यय में भी कमी आती है और कम होने लगता है। लाभ में कमी व्यापारियों को और कम उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार व्यापारियों में निराशा बढ़ती जाती है और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में प्रवेश कर जाती है। लेकिन यहाँ मंदी भी ज़्यादातर जिस तरह से अपना समृद्धि या उत्कर्ष की जो अवस्था होती है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती, उसी प्रकार मंदी भी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा समय तक वो नहीं रहती। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा तत्व आता है या कोई ऐसी शक्ति आती है जो अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान के लिए ले जाती है। जब अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर हार्टे ये कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो यह मंदी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। मंदी के कारण ऋणों की मांग में कमी आती है तो बैंकों के पास नकद कोष की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके रिजर्व बैंक सस्ती मुद्रा नीति को अपनाकर बैंक दर में कमी करती। जब बैंक दर में कमी होती है तो व्यापारिक वर्गों में सस्ती बैंक दर ऋण मिलने लगते हैं और जब सस्ती बैंक दर ऋण मिलती है तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ब्याज दर में भी घटा देते हैं और व्यापारिक वर्ग के द्वारा सस्ती ऋण के कारण बैंकों से अधिक ऋण लेने लगते हैं और बैंकों की साख का विस्तार होने लगता है और अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की ओर अग्रसित हो जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पुनः विस्तार होने लगता है। प्रोफेसर हार्टे के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत तो अर्थव्यवस्था या व्यापार चक्र की सभी अवस्थाओं की अच्छी व्याख्या तो करती है, किंतु कुछ कमियां हैं जिनकी आलोचनाएं हुई इनमें से पहला आता है अपना कि समृद्धि अनंत काल के लिए चलाई नहीं जा सकती और मंदी रोकी नहीं जा सकती। साख का जो है ये कहा जाता है कि समृद्धि अनंत काल के लिए चलाई नहीं जा सकती और मंदी नहीं रोकी जा सकती। इसके लिए हैम्बलर ने इसकी कटु आलोचना करते हैं। उनका मत है कि यदि देश में मुद्रा की पूर्ति अनंत भी हो तो भी न समृद्धि को अनंत काल के लिए चलाया जा सकता है और न ही मंदी को अनिश्चित काल तक स्थगित किया जा सकता है। अतः इनके प्रोफेसर हार्टे के द्वारा दिया गया यह जो कथन है वो गलत सिद्ध होता है। का दूसरा जो आता है वह व्यापार केवल बैंक साख पर ही निर्भर नहीं करता है ना। इसके लिए कहा जाता है कि प्रोफेसर हैम्बलर ने इनकी सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना हुई, इसके आलोचना की है। वे मानते हैं कि व्यापारिक जो वर्ग है वो केवल बैंक साख पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि अपने संचित कोषों से और निजी स्रोतों से भी उधार ऋण लेता है और व्यापारिक क्रियाओं को संचालित करता है। अब अपना अगला जो आलोचनाएं हुई है इस सिद्धांत की व्यापार चक्र की आवर्ती का यह कहा जाए कि व्याख्या करने में ये असमंजस्य में था या असमर्थ था, है ना। ये इस प्रकार यह सिद्धांत
यह कह सकते हैं कि हार्ट्रे का सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह केवल मौद्रिक तत्वों पर ही बल देता है। गैर मौद्रिक तत्वों जैसे नव प्रवर्तन, पूंजी स्टॉक, गुणक त्वरक के अंतर संबंध आदि की उपेक्षा की गई है।